जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे बड़े परम मित्र सुभाष सिरके जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बताएंगे महाराष्ट्र की आज की तारीख की राजनीति पे। जी नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल है कि संजय राउत ने बड़ी तारीफ कर दी सामना में फडणवीस जी को कि उन्होंने कैसे गढ़चिरौली में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जबकि उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को खुल खुल के गाली देते हैं, उन्हें जितना हो सकता है उतना बोलते हैं, पर फडणवीस जी के लिए तारीफ की पुल उन्होंने बांध दी। दूसरा सवाल है कि अभी एक जो मेरे नजर पे आया कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुंबई स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए कुछ बसेस, प्राइवेट जो बसेस होती हैं ना, एमआरसीटीसी में चलता है जो, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे और कुछ डिसीजंस ले लिए थे, जिसको देवेंद्र फडणवीस जी ने आज की तारीख में रोक दिया है। रोका ही नहीं है, उन्होंने कहा कि इस पे जांच होनी चाहिए। क्या है मामला एकनाथ शिंदे के बारे में, देवेंद्र फडणवीस का ये ख्याल और देवेंद्र फडणवीस का संजय राउत जी का इस तरह का बयान और उद्धव ठाकरे जी का उनके साथ मिलना, साथ में आप उस पे भी जरूर गौर फरमाएंगे और बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, जो आर्मी डे पे 2025 आर्मी डे पे हुआ है, जिसमें कि एक वायरल वीडियो था। क्या है सच नहीं, ये आप बताएंगे कि इट वाज बीइंग ड्रिवन बाय द मेजर जनरल, द ब्रिगेडियर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड द कमांडर वाज स्टैंडिंग विद देवेंद्र फडणवीस जी। जी सुभाष जी, ये 3 सवाल, इसके बाद हम नए सवालों के साथ आएंगे। जी सुभाष जी, पहला जो सवाल आपने पूछा कि संजय राउत ने जो तारीफ की देवेंद्र फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे के बारे में माफ कीजिए, तो ये तारीफ जो है वो इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस इनके बारे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों तारीफ कर चुके हैं। अभी जो हाल ही में नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का सेशन हुआ, उसमें भी उद्धव ठाकरे गए थे और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। तो बताया गया था कि ये एक कर्टसी मीटिंग थी और महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि अगर कोई नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है तो विपक्ष का नेता जो है वो उनको जाके मिलता है और उनमें बातचीत होती रहती है। तो ये एक सवाल यहाँ एक छोटे सेकंड के लिए, विपक्ष के नेता तो अभी बनाए नहीं गए हैं कोई, क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता और लीडर ऑफ ओपोजिशन तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन नहीं सकता। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता चयन करने के लिए कोई या उसको अपॉइंट करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो मामला है, ये मामला साफ है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जो है वो एक गुड बुक्स में रहना चाहती है देवेंद्र फडणवीस इनके। इसका कारण एक ये भी है कि जो मुझे पता चला है कि और एक बार पार्टियां तोड़ने की कोशिश होगी महाराष्ट्र में, और इसके लिए तैयारी बीजेपी की ओर से शुरू की गई है। अब उसमें शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके लोग उनको हाथ में लगते हैं, या फिर शरद पवार गुट के कुछ एमएलए या एमपीज उनके हाथ में लगते हैं। इसके बारे में टटोलना बीजेपी की तरफ से जारी है, और इसीलिए हर कोई पार्टी जो है वो अपने पत्ते अपने पास, क्लोज टू द चेस्ट जिसको कहा जाता है, वो अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ फडणवीस इन्होंने जो पालक मंत्री पद लिया है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का, इसके पहले भी आर पाटिल जब एनसीपी के नेता थे, वो भी उन्होंने बतौर गृह मंत्री जो गार्डियन मिनिस्टर है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने खुद को बनाया था। तो एक पुलिस बल को, एक पुलिस फोर्स को एक ढांढस देने का काम इस कारण हुआ था, और फडणवीस इन्होंने ये प्रक्रिया जो है वो आगे जारी रखी। इसके लिए भी उनकी सराहना अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे लोग कर रहे हैं। तो उसमें
शिवसेना ने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई है। तो ये एक बात है। दूसरी जो आपने बात कही कि MSRTC की जो बसें हैं उसमें लगभग 1300 से ज्यादा बसें दिसंबर 2024 में एकनाथ शिंदे ने ये फैसला लिया था कि इस तरह की बसेस ऑन रेंट ये स्कीम चलाई जाए और इसके लिए जो प्राइवेट पार्टीज है उनको मोटी रकम दी गई थी और उनको ये बसें चलाने का टेंडर दिया था। हालांकि इसमें करप्शन हुआ था ऐसा माना जा रहा है, आरोप भी लगाया गया था और इसके कारण देवेंद्र फडणवीस इन्होंने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उनको बोला था कि इस पे एक रिपोर्ट दर्ज करे और इसके बाद इसकी इंक्वायरी शुरू करे। तो ये सारी चीजें चल रही है। इसके अलावा अजय जी की और दो बड़े नेता है बीजेपी के, एक है आशीष शेलार जो अभी मंत्री है और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष है, और दूसरे जो है एक मकरंद नार्वेकर जो पार्षद है और कुलाबा एरिया से वो आते हैं। वो ये दोनों ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम में करप्शन हुआ है ऐसा सीधा आरोप किया है और ये कम आंकड़ा नहीं है। एक तरफ आशीष शेलार ने 6000 करोड़ का घोटाला हुआ है ऐसा आरोप किया है और दूसरा ये रास्तों के कामों में घोटाला हुआ है ऐसा मकरंद नार्वेकर ने किया है। तो इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे जो नगर विकास मंत्री भी थे जिनके कब्जे में बीएमसी आती है, दूसरा वो मुख्यमंत्री थे तो सारी फाइलें उनके पास ही चले जाती थी। तो एकनाथ शिंदे को घेरने की पूरी तरह से बीजेपी ने तैयारी शुरू की है, इसका ये मतलब निकाला जा सकता है। अजय जी, यानी कि यही कहा जाए कि 2.5 साल आप रहें, जो करना है करें, हमारे फायदे का जो भी फायदा है आप ले लें, आपके फायदे का जो भी है हम फायदा ले लें, और फिर जब नया चुनाव होगा आपको हम किनारे कर देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे गिर चुकी है आज की तारीख में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह सोचा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं से केंद्र शासित ना होते हुए भी केंद्र नेतृत्व जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में इन्वॉल्व है या नहीं? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो ढाई साल थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5 साल मुख्यमंत्री थे। उस समय इनकी गलतियों पे कोई किसी ने उंगली नहीं उठाया। आज सारी चीजें उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। क्या है रीजन? देखिए, आज की बीजेपी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी इनकी बीजेपी नहीं है, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सारे जो मित्र पक्ष थे उनको इकट्ठा रखा था और उनसे कॉर्डियल रिलेशन होता था। लेकिन ऐसा अभी के बीजेपी नहीं, अभी की बीजेपी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी बीजेपी है। तो ये बीजेपी मानती है कि सारे जो पार्टियां हैं वो खत्म होनी चाहिए और सिर्फ बीजेपी इस देश में रहनी चाहिए, और इसके लिए पूरी तरह से वो कोशिश कर रही है। इसमें जोड़तोड़ कर रही है, जो सेंट्रल एजेंसीज को उपयोग करके ब्लैकमेल करके पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, एमएलए एमपीज को तोड़ा जा रहा है, और जो यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, चुन के आई हुई गवर्नमेंट है, उनको तोड़ के वहां पर अपनी जो गठबंधन है उसकी सरकार लाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो 20 बार बीजेपी कर रही है, और 2.5 साल में बीजेपी ने जो एकनाथ शिंदे गुट है या फिर अजित पवार गुट है, इन गुटों के मंत्रियों को पूरी तरह से काम करने दिया, पूरी तरह से करप्शन करने दिया। लेकिन एक एक फाइल की जो ट्रैक है वो फाइल का ट्रैक बीजेपी ने रखा हुआ है, और आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता जब उनको ब्लैकमेल करने की सिचुएशन में वो रहेंगे तब वो बराबर वहां पे उनको जगह दिखाएंगे, एनसीपी के नेता हो या एकनाथ शिंदे गुट के नेता हो। तो बीजेपी का ये जो गेम प्लान है वो क्लियर है, और मैंने इसके पहले भी आपके साथ बात करते हुए कहा था कि 2029 के बाद अजित पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। एक तो वो जेल में रहेंगे या फिर राजनीति से आउट हो जाएंगे। एक सवाल मेरा और है, बारामती गए थे अजित पवार, वहां जो मैं खबरों में देख रहा हूं, आप भी वाकिफ होंगे उससे, कि कुछ लोगों ने आकर उनके पास
कुछ अपनी बातें रखी, जो प्रॉब्लम होते हैं ना वोटर्स का। अब वो रिएक्ट कर गए। उन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं रिपोर्ट्स में, कि मैं आपका कोई सर्वेंट नहीं हूं, यू हैव वोटेड मी, दैट डजंट मीन दैट आई एम टू योर सर्विसेज। उन्होंने ये बात कही है कि नहीं, आपने मैं मुझे वोट मैं दिया। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हाँ। उनका ये फ्रस्ट्रेशन था? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ना, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, आप कुछ नहीं करने की स्थिति में हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर तेवर होता है ना कि भैया हम तो डिप्टी सीएम हैं, मुझसे इस तरह की बातें कौन कर सकता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इस बयान का, इस तरह के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? इज ही इन फ्रस्ट्रेशन? एंड इफ ही इज इन फ्रस्ट्रेशन, तो सवाल है कि आगे क्या होगा, और अगर तेवर है तो फिर अलग चीज है। जी सुभाष जी। देखिए, अजित पवार इस तरह की बातें करने में इससे पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब उनको लोगों ने, बारामती और इंदापुर के लोगों ने वहां पे पूछा कि वहां पे पानी नहीं है, जो डैम है वहां पे पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं इसमें पेशाब करूं। तो अजित पवार को ऐसी बातें करने का अनुभव है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और उन्होंने ये बात जो कही है वो जाहिर है कि उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार के सामने उन्होंने लड़ाई देके वो सीट हासिल की है, और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने विधायक चुनकर लेके आए हैं वो, तो उनके लोगों को के मन में उनके बारे में जरूर अपेक्षाएं हैं। वो अपेक्षाएं पूरी करने के लिए लोग प्रेशर डाल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढेर सारे खत लिखे, और कई सारी जो चीजें नहीं हुई है बारामती में, उसके बारे में उन्होंने उनको लेटर भेजे थे। तो उसको लेकर उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोला कि आपने मुझे वोट दिए, इसका मतलब आप मेरे बॉस नहीं हो, आपने मुझे खरीद नहीं लिया। तो इस तरह का जो भाषण, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। लेकिन अजित पवार, चूंकि इसके पहले उनके ऊपर आशीर्वाद शरद पवार इनका था, शरद पवार सभी को संभाल लेते थे, कोई भी शिकायत होती थी तो शरद पवार सुलझा देते थे। लेकिन आज अजित पवार अपने दम पर है, और ऐसे में ऐसी भाषा उनके लिए राजनीतिक रूप से उनको फायदे में वो नहीं रहेंगे। एक अंतिम सवाल जाते जाते, संघ का 100 साल नागपुर में तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या आपको भी महसूस हो रहा है, आम लोगों को भी महसूस हो रहा है कि संघ अपने इस 100 इयर्स को कैसे तैयार कर रहा है सेलिब्रेशन? बीएमसी इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। मैं पॉलिटिक्स से हट के आपको पूछना चाहता देखिए, आरएसएस के लिए सेंटनरी सेलिब्रेशन है, और सेंटनरी सेलिब्रेशन में वो जरूर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनका जो उनका जो यश है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल से कब्जा किया है पूरे राजनीति पर, देश की राजनीति पर, और पूरी तरह से आरएसएस का जो विचार है वो कभी उसको कोई उसका सुध नहीं लेता था, या इसके खिलाफ ही बात करते थे। लेकिन इस बार आरएसएस जो है वो 100 साल पूरे होने के बावजूद भी एक लो की अफेयर उनका होगा, ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन होगा नहीं। लेकिन हाँ, जरूर है कि मोहन भागवत ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन इसके बारे में करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जरूर हम कुछ ना कुछ छोटा प्रोग्राम जो है वो करेंगे, और अलग अलग जगह पे, यानी देश भर में ये प्रोग्राम चलेंगे उनके। ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव प्रोग्राम वो ज्यादा करेंगे, लोगों के बीच में जाने की कोशिश ज्यादा करेंगे, यही होगा। लेकिन सार्वजनिक तौर पे जो बड़ा महोत्सव टाइप का होता है, उत्सव टाइप का होता है, वैसा नहीं होगा, ऐसा मोहन भागवत इन्होंने डिक्लेयर किया। क्या आपको लगता है कि आरएसएस इस बार 100 इयर्स सेंटिनरी सेलिब्रेशन के पहले अपने, क्योंकि पैदाइश तो भारतीय जनता पार्टी संघ से ही है, जनसंघ
फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल है आज की तारीख में, तरह तरह की बातें आती हैं कि मोदी जी भागवत जी के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है, वर्बल या जो भी हो, कि कौन बनेगा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन तक होगा आपको लगता है? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। आरएसएस को भी ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि कहां तक उसने अपने पॉलिटिकल एफिलिएटेड फोर्सेस को कंट्रोल में रखा है। जी देखिए, आरएसएस का जो स्थापना 1925 में हुई थी और उसके बाद आरएसएस ने यहाँ तक जो मुकाम हासिल किया है, उससे जाहिर है कि बीजेपी की भी उसमें ज़्यादा, बीजेपी का जो काडर है उसका उसमें फायदा आरएसएस को मिला है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी मैं अलग नहीं मानता हूँ, क्योंकि आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं वही बीजेपी के संगठन मंत्री होते हैं, फिर वो ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक संगठन मंत्री होते हैं। तो ये आरएसएस के अनुसार ही ये सारी चीजें चलती है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने जो जिस तरह से चुनौती दी है मोहन भागवत को, सरसंघ चालक को, ये एक अनोखी बात है और इसको अभी आरएसएस कैसे टैकल करता है ये देखना होगा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सक्सेस कर पाए मोहन भागवत को दरकिनार करके, अपना जो आदमी है वो बीजेपी का अध्यक्ष अगर वो चुनकर ला पाए, तो ये बड़ी बात होगी और आरएसएस को 100 साल के सेंटेनरी ईयर में ही मात दी जाएगी बीजेपी की तरफ से, ऐसा होगा। अब देखना यह है कि आरएसएस का जो पूरा ढांचा जो है वो पूरा सरसंघ चालक के यानी इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सरसंघ चालक की जो बात है वो कोई मना नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने वो खुद को दावा करते हैं कि ये जो दिन आरएसएस को देखने पड़े वो उनके कारण ही देखने को पड़े। तो ये कारण है, तो इसलिए टकराव की स्थिति है अभी भी। एक अंतिम सवाल जाते जाते कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मुझे पता नहीं, आप बेहतर जानते होंगे या फिर आप चेक करके मुझे बताएंगे जरूर अगले शो में, कि संघ से कब से जुड़े हैं और संघ की कितनी नीतियां इनके साथ इक्वेट होती हैं। ये बड़ा अजीब सवाल है, आपको लग रहा होगा, पर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चला रहा है तो वो अमित शाह जी हैं और संघ का ही देन है भारतीय जनता पार्टी। फिर संघ और अमित शाह जी के बीच में, अमित शाह जी कितने दिनों से संघ से जुड़े हैं मुझे नहीं पता है, आप बता सकते हैं, या आप जानते हो तो नेक्स्ट शो में फिर हम बात करेंगे इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं मुझे संघ दिखता नहीं है। देखिए, अब इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो चीजें अरविंद केजरीवाल इन्होंने एक हाल ही में एक लेटर लिखा था आरएसएस को, और वो ओपन लेटर था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बीजेपी की जो नीतियां है राजनीतिक तौर पे, तो क्या उससे वो अनडेमोक्रेटिक है और क्या संघ उससे सहमत है। लेकिन इसके बारे में आरएसएस ने चुप्पी साधना ही उचित समझा। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा ये बीजेपी में भी देखा जाता है या आरएसएस में भी देखा जाता है कि जो एबीवीपी या भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है, उनका और आरएसएस, मूल आरएसएस कार्यकर्ता, इनका हमेशा टकराव होता रहा है। तो अमित शाह जो है वो एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की उनका जो है उससे ज्यादा वो ठेठ आरएसएस के प्रचारक नहीं थे। तो आरएसएस के प्रचारक नहीं थे, इसका मतलब है जो हायरकी है वो हायरकी से उनको गुजरना नहीं पड़ा। एबीवीपी लूज संगठन है, उसमें डेमोक्रेटिक सेटअप हालांकि उतना नहीं है, लेकिन जितना आरएसएस का
शासन कठोर एकदम डिसिप्लिन होता है, वैसा डिसिप्लिन वहां पे नहीं है। तो अमित शाह हमेशा एक आपने देखा होगा कि वो नए नए तरीके से राजनीति चलाते हैं। कांग्रेस की राजनीति कुछ हद तक अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने आत्मसात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चलो जियो और जीने दो। अमित शाह ऐसे नहीं है, हम ही जिएंगे बाकी सब मरने दो। तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए उस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह से ही आरएसएस का विचार है, जो उनका परसेप्शन है, वो आगे बढ़ेगा। चलिए, राजनीति में तो ये होता ही रहता है कि कब कौन नया चेहरा सामने आ जाए या टकराहट की स्थिति जैसे अभी भी बनी हुई है। नेताओं का नाम अमित शाह जी, योगी जी, मोदी जी, आरएसएस में खासकर महाराष्ट्र की बात भी कर लूं तो देवेंद्र फडणवीस हों, एकनाथ शिंदे हों या उद्धव ठाकरे हों, अजित पवार या शरद पवार हों, देखते रहते हैं और कल फिर मिलते हैं कुछ नए मुद्दों के साथ, क्योंकि इनका काम है मुद्दा देना और हमारा काम है इन चीजों को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।